शुरू कर दीजिए सर। शुरू करें? यस सर। नमस्कार बच्चों, मैं राम सर, खेद नगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों, आज स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री, टॉपिक सर्कल, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 3.4 प्रश्न संग्रह 3.4 जो पेज नंबर 73 पे है आपके टेक्स्ट बुक में, उसके 5वें सवाल से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल, पहला इन द सेंस 5वां सवाल, जो आज का पहला सवाल है, एक्चुअली ये 5वां सवाल है उस टेक्स्ट बुक में। ओके, प्रश्न संग्रह 3.4 का, इसके पहले का आप सीख चुके हो। तो पहला देखिए सर, 5वां सवाल क्या है बच्चों? सिद्ध करो कि कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, सिद्ध करो कि कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार आया भी है। देखिए, मैंने एक आयत बनाया हुआ है बच्चों, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो चित्र नहीं बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक आयत का चित्र बनाया हुआ है और उसका नाम मैंने ABCD रखा हुआ है। और जैसा कि आप आयत के गुणधर्म को जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है और प्रत्येक कोण सर्वांगसम होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण सर्वांगसम होते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरह से, और प्रत्येक कोण सर्वांगसम होते हैं और उसके साथ साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश के भी होते हैं। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं कि कोई भी आयत हो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो देखिए, चित्र बनाया है मैंने। चित्र बनाने के बाद में मैं सबसे पहले दत्त लिखूंगा बच्चों, दत्त जिसको इंग्लिश में गिवन बोलते हैं। ठीक है, हमें जो सवाल में दिया गया रहता है उसे हम लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि जो चतुर्भुज ABCD है वो आयत है। ये बच्चों हमने दत्त लिख दिया, वेरी सिंपल। अब हमें सिद्ध क्या करना है, जिसे हम लोग साध्य कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रूफ कहते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो चतुर्भुज ABCD है ये एक चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो चित्र बनाया बच्चों, दत्त है, साध्य है। अब हमारा जो मुख्य पार्ट होता है वो है उपपत्ति, जिसे हम इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं, टू प्रूफ। ओके, तो बच्चों चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय है ये आपको पिछले हफ्ते में, आपको पिछले सप्ताह में सिखाया गया है। तो आयत को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आपको चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म याद होना चाहिए। वो चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय आपको सिखाया गया है वो याद होना चाहिए कि कोई भी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कब होता है, वो आपके माइंड में होना चाहिए कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के मापों का योगफल संपूरक हो, अर्थात 180 अंश हो। ओके, उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। अर्थात हमें यहाँ आयत के सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक लाना होगा। संपूरक अर्थात 180 अंश, और जब 180 अंश हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज, ये जो आयत है जिसका नाम है ABCD मैंने रखा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए, उपपत्ति में हमेशा दत्त से शुरू करता हूं मैं। ओके, तो पहला मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं बच्चों कि चतुर्भुज ABCD आयत है, और कारण लिखूंगा बच्चों दत्त, क्योंकि ये हमें दिया गया है। हमें दिया गया है ना, प्रश्न में पहले ही कहा था कि सिद्ध करो कि आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो मैंने उसका नाम रखा है बना के ABCD। तो ABCD आयत है, ये दत्त लिख दिया। दूसरा क्या है बच्चों, हम लोग आयत के गुणधर्मों को भी जानते हैं कि आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। ओके, अर्थात कोण A सर्वांगसम होगा या बराबर होगा कोण B के, कोण B बराबर होगा कोण C के, और कोण C बराबर होगा कोण D के, और सब बराबर होंगे 90 अंश के। इसका कारण क्या लिखेंगे बच्चों? आयत के कोण, आयत के कोण, आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? वेरी सिंपल, मैंने कहा जैसा, देखिए अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारे सामने चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD, जो आयत है, इसके सम्मुख कोणों का योगफल देखते हैं, संपूरक हो रहा है क्या, 180 हो रहा है क्या? तो देखिए चित्र को देखिए, यहाँ पे A का सम्मुख कोण है C
और बी का सम्मुख कोण है डी। ओके, और चारों के चारों कोण 90 अंश के हैं। तो चलो मैं लेता हूं सम्मुख को, ए का सम्मुख कोण सी। देखिए कोण ए प्लस कोण सी, दोनों का योगफल कर रहा हूं। तो ए का वैल्यू भी 90 डिग्री है और सी का वैल्यू भी 90 डिग्री है बच्चों, और टोटल जोड़ दिया तो कितना होता है 180 डिग्री। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आयत दिया है, इसके हमने सम्मुख कोणों को जोड़ा तो संपूरक हो गया, 180 अर्ध हो गया। और उसी प्रकार अगर हम कोण बी का सम्मुख कोण डी, इन दोनों को भी हम प्लस करें तो ये भी 90-90 है और दोनों का योगफल 180 होगा, 180 अंश होगा। तो इससे चौथा स्टेप में हमें क्या मिलता है बच्चों, इसलिए जो चतुर्भुज है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, और कारण क्या होगा बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से, क्योंकि जब चतुर्भुज चक्रीय होता है तो उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक होता ही है। ओके, तो इसका कारण क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से। देखिए बच्चों वेरी सिंपल, 4 स्टेटमेंट में आप देखिए आयत चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार इसे। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.4 के पेज नंबर 74 पर है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से चित्र को देखिए, चित्र आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं बच्चों। यहां पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है WXY। इस त्रिभुज में हमें देखिए क्या लिखा है कि YZ, रेख YZ WX पर लंब है, रेख XT रेख YW पर लंब है, और ये जो दोनों लंब रेखाखंड हैं, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं बच्चों। ओके, मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है WXY। इसमें देखिए YZ, रेख YZ WX पर लंब है, और रेख XT ये रेख WY पर लंब है, और ये दोनों जो लंब रेखाएं हैं वो एक दूसरे को बिंदु B पर त्रिभुज के अंतर भाग में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है बच्चों, आपके किताब में लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है WZPT, ये चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। तो फिर से मैंने क्या कहा, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक होगा अर्थात 180 अंश होगा, उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो यहाँ पे भी देखते हैं, उपपत्ति से मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दत्त से शुरू करता हूं मैं। ओके, तो चतुर्भुज WZPT मैं ये ले रहा हूं, चतुर्भुज WZPT में ओके बच्चों कोण Z बराबर है कोण T के, और दोनों हैं 90 अंश के। ये कारण हम लिख देंगे दत्त। फिर से देखिए बच्चों, मैं चतुर्भुज WZPT जिसे हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, मैं उस चतुर्भुज को लिया मैंने। चतुर्भुज WZPT में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोण Z सर्वांगसम है कोण T के, क्योंकि दोनों 90 अंश है। क्योंकि इसके पहले मैंने सवाल में आपको बताया कि दिया गया है कि रेख YZ लंब है WX पर, और रेख XT लंब है रेख YW पर। ओके, तो इस तरह से ये दत्त हो गया बच्चों। अब हम लोग इस चतुर्भुज में देखें बच्चों, तो कोण W का सम्मुख कोण P है और कोण Z का सम्मुख कोण T है। ओके, तो इन सम्मुख कोणों को जोड़कर देखते हैं। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, कोण Z, आप ये एक अक्षर से मैंने लिखा है, इसको आप 3 अक्षर से भी लिख सकते हो, WZP, कोण WZP या कोण PZW। ओके, उसी प्रकार कोण WTP या कोण PTW ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मैंने खाली शीर्ष बिंदु का नाम लिया है, तो कोण Z प्लस कोण T बराबर 90 प्लस 90, क्योंकि दोनों के माप 90 अंश है, हो गया यहाँ पे 180। ओके बच्चों, दोनों यहाँ पे देखिए
चतुर्भुज WZPT के सम्मुख कोणों को जोड़ा तो 180 अंश हो गया, संपूरक हो गया। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिला बच्चों, इस तरह से चतुर्भुज WZPT क्या मिला, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, कारण क्या लिखेंगे हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से, चक्रीय चतुर्भुज के विलोम से। ओके, चक्रीय चतुर्भुज और उसका विलोम जो भी होता है वो आपने पिछले सप्ताह में पढ़ा है। तो यहां पे देखिए बच्चों, दो चीजें सिद्ध करने को कहा था हमने, पहली चीजें 3 स्टेटमेंट में सिद्ध कर दी बच्चों। ओके, चतुर्भुज WZPT को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना था। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, कोई भी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज तभी होता है जब उसके सम्मुख कोणों को प्लस करे तो 180 अंश हो गए। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज WZP के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश आया, इसलिए चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के विलोम से, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज के यहाँ पे प्रमेय भी आप लिख दीजिए। ओके, मैं लिख देता हूं, मैं चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से। ओके, तो ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब दूसरा चीज क्या सिद्ध करने को कह रहा है बच्चों, दूसरा चीज ये सिद्ध करने को कह रहा है कि आप सिद्ध करिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट x है, y है, t है, w है या z, सॉरी नॉट w, x y t z या z t y x, ये जो चारों बिंदु हैं ये कॉन्साइक्लिक होना चाहिए, मतलब एक ही वृत्त पर होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो ये भी आपको पिछली कक्षा में सिखाया गया है बच्चों। यहाँ पे देखिए रेख XY पर दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं, एक x है और एक y है, और ax से देखिए यहाँ पे कोण XZY 90 डिग्री है, दिया गया है। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं दूसरे प्रूफ के लिए पहला स्टेटमेंट, कोण XZY, कोण XZY ओके बराबर है, यहां पे देखिए कोण XZY बराबर है कोण YTX के, कोण YTX के, और देखिए दोनों का माप 90 अंश है, ये दिया गया है हमें बच्चों। क्यों दिया गया है, कैसे, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दत्त में बताया कि देखिए YZ लंब है WX पर और XT लंब है WY पर, तो ये कोण 90 अंश है। ओके, यहाँ पे कोण 90 अंश, तो मैंने लिखा कि कोण XZY बराबर होगा कोण YTX के, दोनों 90 अंश है। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपने पीछे पढ़ा होगा कि जिस रेखाखंड या रेखा ओके पर दो भिन्न भिन्न बिंदु हो और उन दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से उसी रेखा के एक ही ओर जब सर्वांगसम कोण बनते हैं बच्चों, तो वो जो चारों के चारों जो बिंदु होते हैं वो सब वृत्त पर ही होते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें क्या देख रहे हैं बच्चों कि रेख XY पर दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं और X से जो कोण बन रहा है XZY और Y से जो कोण बन रहा है YTX, और रेख XY के एक ही तरफ दोनों सर्वांगसम कोण बन रहे हैं, अर्थात हमें कहेंगे बच्चों दूसरा स्टेटमेंट में डायरेक्ट कि इसलिए ओके ये जो बिंदु है, बिंदु Z, T, Y, X, Z, T, Y, X ओके वृत्त पर है, वृत्त पर है। ओके, आप चाहे तो कारण भी लिख सकते हैं कि रेख XY पर स्थित दो भिन्न बिंदु ओके दो भिन्न बिंदु X और Y से रेख XY के एक ही ओर ओके दो भिन्न ओके बिंदुओं पर बनने वाले सर्वांगसम कोण। ओके बच्चों, फिर से आप देख लीजिए दूसरा वाला प्रमेय, मैंने क्या बताया, यहां पे जो कोण XZY है
और कोण वाई की एक्स है, ये दोनों सर्वांसम है क्योंकि दोनों के माप 90 अंश, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। तो बच्चों हमने ये पीछे सीखा है कि जब भी किसी रेखा या रेखाखंड पर दो बिंदु स्थित हो और उस बिंदुओं से जो कोण बनते हैं उस रेखा के एक ही ओर, यहां ऊपर की तरफ बन रहा है, और वो अगर सर्वांसम होते हैं तो चारों के चारों बिंदु जो होते हैं कॉन्साइक्लिक होते हैं, मतलब वो वृत्त पर होते हैं। तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे दो चीजें सिद्ध करने को कह रहा था, हमने दोनों चीजें सिद्ध की। ओके, अब बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो इसी प्रश्न संग्रह का अगला सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं सवाल पढ़ रहा हूं, एक वृत्त आपको दिखाई दे रहा है और दो जीवाएं हैं जिनका नाम है NE और SF। आप देखेंगे कि इन दोनों जीवाओं को समाविष्ट करने वाली जो किरण है वो एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित कर रही है, और इन दोनों के प्रतिच्छेदन से इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है कोण NMS या कोण EMF बोल सकते हैं। और हमें यहाँ पे देखिए मेजर चाप EF का माप दिया है 37 अंश और मेजर चाप NS का माप दिया है 125 अंश। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे निकालना क्या है? ओके, हमें यहाँ पे इस कोण NMS का माप हमें निकालना है, कोण NMS या आप बोल सकते हैं कोण EMF, इसका मान हमें निकालना है। तो बच्चों ये भी आपने पीछे के हफ्तों में, पीछे के सप्ताह में, लास्ट वीक में आपने ये भी सीखा है कि जब दो जीवाओं को समाविष्ट करने वाली जो किरणें होती है या जो रेखा होती है, जब एक दूसरे को वृत्त के बाएं भाग में प्रतिच्छेदित करे तो सूत्र बनता है कि उस कोण का माप उस कोण के अंतरखंडित चापों के अंतर का आधा होता है। ओके, चापों के मापों के डिफरेंस का हाफ होता है। तो चलो सबसे पहले यहां पे हम लोग भी सॉल्यूशन शुरू करते हैं, 10 से शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए मेजर चाप EF का माप दिया है 37 डिग्री। ओके, उसी प्रकार मेजर चाप NS का वैल्यू भी दिया है 125 डिग्री। अब बच्चों ये दोनों भी दत्त हैं, हमें दिए गए हैं ये। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों जीवाएं जो हैं, इन दोनों जीवाओं को समाविष्ट करने वाला जो एक किरण है वो एक दूसरे को वृत्त के बाएं भाग में प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से ये जो कोण बन रहा है जिसका नाम है कोण NMS, क्या बोला मैंने कि ये क्या होगा, इस कोण के अंतरखंडित चापों के अंतर का आधा होगा। अंतर मतलब बड़े चाप में से छोटे चाप को माइनस किया जाता है, तो चाप NS माइनस चाप EF। ओके, कारण क्या लिखेंगे बच्चों, जीवाओं के बाह्य प्रतिच्छेदन। ओके, जीवाओं के बाह्य प्रतिच्छेदन प्रमेय से। ओके, जब दो जीवाएं या दो जीवाओं को समाविष्ट करने वाले रेखा या किरण जब एक दूसरे को वृत्त के बाएं भाग में प्रतिच्छेदित करते हैं तो यह फार्मूला लगता है बच्चों कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो कोण बनता है उस कोण का माप उस कोण के अंतरखंडित चापों के अंतर का हाफ होता है। अब देखिए कोण NMS का माप हमें चाहिए तो हम कोण NMS वैसे ही लिख देंगे एज इट इज 1/2 ब्रैकेट में चाप NS का वैल्यू दिया है 125 और चाप EF का वैल्यू दिया है 37 डिग्री। करेक्ट बच्चों, देखिए कोण NMS बराबर 1/2 गुणे, कोष्टक तोड़ेंगे तो गुणे का चिन्ह आता है। अब 125 में से हम 37 को माइनस करेंगे बच्चों, 5 में से 7 तो नहीं घटेगा, यहां से एक उधार लेगा, ये 15 में से 7 गया तो 8 आया। अब यहाँ पे बचा 11 बच्चों, 11 में से, क्योंकि ये यहाँ पे हासिल दे दिया था, उधार दे दिया था, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। अब हम 2 से 8 को काट सकते हैं, 8 को 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो कोण NMS का वैल्यू आया 1 × 44। तो इसलिए बच्चों कोण NMS बराबर हुआ 44, 44 एकम 44, 44 अंश। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये हमने 7वें सवाल को भी हल किया बच्चों। अब आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, मैं 8वें सवाल की तैयारी करता हूं।
ध्यान से बच्चों सभी सॉल्यूशन को आप देख लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको मौका दिया जाएगा और आप जरूर पूछिएगा। ओके, अब हम लोग 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। प्लीज 8वें सवाल की तरफ देखिए। बच्चों देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाया है मैंने, एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर भी देखिए दो जीवाएं हैं, एक का नाम है AC और दूसरे जीवा का नाम है D। देखिए दोनों जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्भाग बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो दो जीवाओं के अंतर प्रतिच्छेदन का भी प्रमेय आपने लास्ट वीक में सीखा है बच्चों। ओके, लास्ट वीक में क्या सीखा है कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्भाग में प्रतिच्छेदित करें, ओके, तो ये जो कोण बन रहे हैं, ये कोण है तो ये इसका तिरछाभिमुख कोण है। ओके, तो इन कोणों का जो माप, ये जो कोण होता है, इस कोण का माप जो होता है वो उनके इन दोनों शीर्षाभिमुख और इस कोण के अंतरखंडित चापों के योगफल का हाफ होता है। ये दो जीवाओं के अंतर प्रतिच्छेदन का प्रमेय हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें देखते हैं दिया क्या है, पूछा क्या है। इस सवाल में बच्चों देखिए कोण ABE का माप दिया है 108। कोण ABE जो है इसका वैल्यू दिया है 108 डिग्री। ओके, उसके बाद में मेजर चाप AE का वैल्यू दिया है 95। ये है मेजर चाप AE जिसका वैल्यू दिया है 95 डिग्री। और पूछ क्या रहा है बच्चों, यहां पे इस सवाल में पूछ रहा है कि चाप DC का माप ज्ञात करिए। ओके, तो चाप DC का माप देखिए, फिर से वही मैं कहूंगा कि दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्भाग में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो वही प्रमेय यहां पे लगेगा। तो यहां पे भी मैं सबसे पहले सोल्यूशन में दत्त लिखना चाहूंगा कि हमें जो दिया है। देखिए यहां पे मेजर चाप बच्चों, मेजर चाप AE का वैल्यू दिया है 95 डिग्री और जो मेजर कोण दिया जिसका नाम है ABE, ओके, इसका वैल्यू दिया है 108 डिग्री और ये दोनों हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैंने क्या कहा कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्भाग में प्रतिच्छेदित करते हैं तो जीवाओं के, एक ही वृत्त के दो जीवाओं के अंतर प्रतिच्छेदन का प्रमेय क्या है कि ये जो कोण है इसका माप, इसका माप इसके अंतरखंडित चाप और इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण के अंतरखंडित चाप के योगफल का हाफ होता है। ओके, ये प्रमेय है। तो देखिए बच्चों हमें चाप DC का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे कि कोण ABE बराबर होगा 1/2 कोष्ठक में चाप AE प्लस चाप DC। ओके, इसका भी रीजन लिखेंगे क्योंकि सोल्यूशन में हर एक स्टेप का रीजन होना चाहिए उचित जगह पर। यहां पे क्या लिखेंगे, जीवाओं के अंतः प्रतिच्छेदन, ओके, जीवाओं के अंतः प्रतिच्छेदन के प्रमेय से। ठीक है बच्चों, फिर से अंतः प्रतिच्छेदन का प्रमेय मैं शायद तीसरी बार रिपीट करने जा रहा हूं कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतः भाग में प्रतिच्छेदित करे तो इस कोण का माप या इस कोण का माप बराबर होगा इन दोनों कोणों के अंतरखंडित चापों के योगफल का हाफ। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा बच्चों कोण ABE बराबर होगा 1/2, हाफ मीन्स 1/2 गणितीय रूपांतर में, कोष्ठक में चाप AE प्लस चाप DC। ओके, तो कोण ABE का वैल्यू हमें दिया है 108, हम यहाँ पे 108 डिग्री लिख दिए, 1/2 की जगह पे 1/, कोष्ठक चाप AE का वैल्यू हमें दिया है 95 डिग्री प्लस चाप DC का वैल्यू हमें नहीं दिया है, इसलिए चाप DC को एज इट इज रहने देंगे। अब बच्चों दो देखिए यहाँ पे, दो यहाँ भाग है, यहां आके गुणा हो जाएगा, तो 108 इंटू 2 इक्वल टू 95 प्लस चाप DC। देखिए ध्यान से बच्चों, दो यहां भाग है और ये प्रक्रिया आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जब बराबर के लेफ्ट या राइट में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये डिवाइड है तो ये आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 108 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 216 डिग्री होगा। ओके,
इक्वल टू 95 प्लस चाप डीसी। क्लियर? अब आप जानते हैं चाप डीसी का मान चाहिए तो 95 को आपको लेफ्ट में लाना पड़ेगा और ये प्लस साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 216 माइनस 95 इक्वल टू चाप डीसी। राइट साइड में चाप डीसी अकेला बचा क्योंकि 95 लेफ्ट में आ गया और वो प्लस से माइनस हो गया। अब 216 में से 95 माइनस करेंगे बच्चों, तो 6 में से 5 गया तो आया आपका 1। ओके, अब यहाँ पे बचा 21। ओके, 21 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे बच्चों। देखिए 1 में से 9 नहीं जाएगा तो 11 में से 9 गया तो 2 आया, यहाँ पे बचा 1। सो यहाँ पे देखिए चाप 121 इक्वल टू चाप डीसी, इसलिए चाप डीसी का वैल्यू आया बच्चों 121 अंक। तो इसका भी सॉल्यूशन आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों, हर एक स्टेप को देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया है, इसलिए मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई, मैंने चाहा कि मैं हर एक स्टेप आपको करके दिखाऊं। देखिए किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अति आवश्यक होने पर बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था, समय भी दिया था। ओके, आप किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। जिसको हाथ उठाना है, अभी सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, अब हाथ उठाओ बेटा, जिसको पूछना है वो हाथ उठाओ बेटा। सर आप आ जाइए सामने बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो यहाँ से सिया पूछो, प्रश्न पूछो सर, माइक चालू करो। सर मुझे 5th वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। ओ बेटा, 5th वाला क्वेश्चन मेरा एक्चुअली क्या है, व्हाइट बोर्ड में वो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मैंने उसे रफ कर दिया, उसकी जगह पे मैंने 8वां सवाल कर दिया। ठीक है, ये वीडियो आएगा बेटा, अभी सब वीडियोस आएंगे, अभी सब अपलोड हो जाएंगे ना एक बार, अभी तो आपको सॉरी बेटा, मैंने वो सवाल को मिटा दिया। 6ठे और 7वां 8वां 3 सवाल अवेलेबल है, अगर आप नहीं ले पाए तो आप ले सकते हो। और किसी का लिया। ओके, और कोई डाउट है आपको किसी स्टेप में, किसी सवाल के किसी स्टेप में? मानसी वेरावली महाकाली, माइक चालू करो, बोलो। नेक्स्ट अफाक अंसारी, खुशबू कनौजिया। हाँ आफाक बोलो। आफाक सर मेरा माइक हर वक्त बंद हो जाता है, चालू होता ही नहीं है। हाँ दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सबका माइक बंद रखा है, मैं जब तुम्हारा नाम लूंगा तभी तुम माइक चालू कर सकते हो। यस सर, यस सर। यहाँ सेटिंग है, मोबाइल कोई भी अपना माइक चालू नहीं कर सकता जब तक मैं ना चालू करूँ यहाँ से। यस सर। बंद कर दो। बंद हो जाता है सर अपने आप ही, चालू नहीं होता है। अपने आप नहीं बंद होता, मैं बंद करता हूँ। अभी माइक बंद करो अच्छा, नहीं तो मैं वापस माइक खुद बंद कर देता तुम्हारा। चलो खुशबू कनौजिया पूछो बेटा सर से। सर वो लास्ट वाला एक बार क्लियर कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। एक क्वेश्चन 8वें का। हाँ सर। देखिए 8वां सवाल देखिए ध्यान से 8वें सवाल। डायग्राम एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में है, आप खाली सॉल्यूशन दिखता है तो उसका ही ले सकते हैं। डायग्राम इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर टेक्स्ट बुक। यस सर। दिखा बेटा, लिया आपने? आरिफ हुसैन पासपोली पूछो बेटा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर 6ठा सवाल किधर है? 6ठा सवाल का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। 6ठे सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है किसी स्टेप में? आपको सब समझ में आया बेटा मैंने जो समझाया है? आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, इसलिए मैं देखिए बड़े स्लो प्रोसेस में गया। तो आप हर एक स्टेप को देखिए और जो नहीं समझ में आता है, जो डाउट है, आप क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर डाउट आप लोगों के अंदर बना रहेगा ना तो अंत तक वो बना ही रहेगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर एग्जाम में जाके आपको लॉस होगा। तो प्लीज ध्यान से देखिए। हाँ, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो
पार्वती जरूर करीना पूछिए। से। हेलो सर। बोलो बेटा। सर मुझे छठे का दूसरा वाला नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार वापस समझाइए ना। ओके वेरी गुड। देखिए छठे का दूसरा, आप पहले चित्र देखिए। दूसरे का क्या हमें सिद्ध करना था बच्चों की, ये जो बिंदु है Z T Y X, ये जो चारों के चारों बिंदु है ये कॉन्साइक्लिक होना चाहिए। कॉन्साइक्लिक इन द सेंस ये एक ही वृत्त पर हो, ऐसा ये हमें सिद्ध करना है। तो आपने पिछले सप्ताह में एक प्रमेय पढ़ा था बच्चों कि जब भी किसी रेखाखंड या रेखा पर दो बिंदु स्थित हो और इन दो बिंदुओं से इसी रेखा के एक ही ओर, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, दो सर्वांगसम कोण बनते हो ना, तभी जो चारों के चारों जो बिंदु होते हैं वो एक ही वृत्त पर होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब भी किसी रेखाखंड पर दो बिंदु स्थित हो और इन बिंदुओं से जो दो कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए बिंदु एक्स से बन रहा है कोण एक्स जेड टी का एक्स जेड वाई जिसका माप है 90 अंश, और बिंदु वाई से बन रहा है वाई कोण वाई टी एक्स जिसका माप भी 90 अंश है। तो देखिए इस रेखाखंड पर दो बिंदु स्थित है और इन दो बिंदुओं से जो एक ही ओर, इस रेखाखंड के एक ही ओर बनने वाले दो सर्वांगसम कोण हो रहे हैं, इसलिए ये चारों के चारों जो बिंदु हैं वो एक वृत्त पर है उस प्रमेय के अनुसार। समझा क्या आपको? समझा पार्वती, समझा बेटा? चलो राम आशीष शर्मा। सर मेरे को भी छठा सवाल नहीं समझा। बेटा छठा सवाल का दो है, कौन सा समझाऊं मैं, पहला या सेकंड? सर सेकंड वाला ही। हाँ सेकंड वाला फिर से देखिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और देख लेंगे। हमें ये सिद्ध करना था बच्चों कि ये जो बिंदु है Z T Y X ये एक ही वृत्त पर है, ये हमें सिद्ध करना चाहिए। तो ये जो बिंदु है ये एक ही वृत्त पर तभी होंगे बच्चों, ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ा है कि जब भी किसी रेखाखंड पर जो बिंदु स्थित होते हैं और इन दो बिंदुओं से ये जो इस रेखा के एक ही ओर जो दो कोण बन रहे हैं दो अलग अलग बिंदु पर, अगर वो दोनों कोण सर्वांगसम हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चारों बिंदु हैं ये एक ही वृत्त पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण एक्स जेड वाई बन रहा है जिसका माप 90 अंश है, और यहाँ पे कोण वाई टी एक्स बन रहा है और इसी रेखाखंड के एक ही ओर बन रहा है, दोनों कोण सर्वांगसम है। यहाँ मैंने लिखा भी है देखिए कि दोनों कोण 90 अंश है, कारण 10, इसलिए देखिए चारों के जो चारों बिंदु हैं वो एक ही वृत्त पर है, और इसका कारण भी लिख दिया मैंने। कारण ध्यान से सुनिए, एक ही रेखा पर स्थित दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से एक ही उसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो कोण होते हैं अगर वो सर्वांगसम हो जाए तो वो जो चारों बिंदु जो आ रहे हैं वो चारों के चारों वृत्त पर होंगे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हम हिंदी में कहते हैं चक्री चतुर्भुज का एक और गुणधर्म भी है, ये उसकी परिभाषा भी आप कह सकते हो। समझ में आया? समझा आपको? लव कुमार पूछो बेटा। सर थोड़ा सातवां सवाल बताइए ना। कौन सा सातवां सवाल? सातवां। सेवेंथ ना, सेवेंथ। हाँ सेवेंथ। हाँ बच्चों सेवेंथ में देखिए हमें कोण यम का वैल्यू पूछा है। ओके, और ये देखिए इस वृत्त में दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाओं को समाविष्ट करने वाली जो एक किरण है वो एक दूसरे को वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे एक कोण बन जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाएं भाग में प्रतिच्छेदित करे तो इस कोण के अंतःखंडी जो चाप है, देखिए इस कोण के दो अंतःखंडी चाप है, इस कोण के अंतःखंडी चापों के अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा के उसका आधा करने का, तो मैंने वही लिखा देखिए। अच्छा। हेलो, समझ में आया बेटा? तो कोण एनएमएस बराबर 1/2 बड़ा चाप एनएफ माइनस छोटा चाप ईएफ। तो 1/2 बड़े चाप का वैल्यू 125 था, छोटे चाप का 37 था, दोनों का डिफरेंस निकाला 88 आया, तो 2 से 88 को कट किया तो 44 आया। हाँ सर समझा, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, वेलकम। शाहजीनगर से महताब अंसारी, शाहजीनगर। हेलो सर, मुझे सातवां नहीं समझ में आया था पर अभी समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? बच्चों जब आप प्रश्न करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि आपका कंसंट्रेशन था जब मैं पढ़ा रहा था। रानी गुप्ता।
माइक चालू कर लो बेटा रानी गुप्ता। यस सर। बोलो, पूछना है कुछ? हाँ सर। पूछो। सर ये छठा सवाल नहीं समझ में आया। अभी कितने बार सर ने बताया, एक ही चीज आप लोग बार बार पूछो। छठे का कौन सा सवाल चाहिए बेटा? दो उसमें है, दो प्रूफ, और ये मैं देखिए शायद 3 बार बता चुका हूं, फिर भी पूछे मैं फिर भी बताऊंगा। बोलिए छठे का कौन सा, पहला या दूसरा, या दोनों नहीं समझ में आया? सर समझा, वो पहला वाला नहीं समझा। पहला वाला देखिए, वेरी गुड। पहला वाला देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए दूसरा, एक्चुअली सेकंड भी सिंपल है, फर्स्ट भी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है WZPT, इसे हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इस चतुर्भुज के कोई भी 2 सम्मुख कोणों को देखिए, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो चतुर्भुज WZPT में देखिए कोण Z का वैल्यू 90 डिग्री है और कोण T का वैल्यू भी 90 डिग्री है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स भी है। अपोजिट इन द सेंस सम्मुख कोण है, और इन दोनों का कोण देखिए, दोनों का माप मैंने 90 लिखा, और दोनों का योगफल 180 भी आया। 90 180 हो गया, मतलब संपूरक हो गया। अर्थात ये जो चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से, है ना? यस सर। स्वाति पाल बोलिए। कामली। थैंक यू सर। हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग बोलिए। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का विलोम समझाओ ना सर, समझा नहीं है मुझे। ओह माय गॉड। तो बच्चों ये आपको लास्ट वीक में प्रमेय समझाया गया होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि सर दिनेश सर हमारे पास इतना समय है कि मैं चक्रीय चतुर्भुज का पूरा विलोम में समझाऊं पूरा। सर 2 मिनट है, शॉर्ट में बता दीजिए, पूरा सिद्ध मत कीजिए, वो क्या होता है इतना ही बता दीजिए। देखिए हाँ, बच्चों चक्रीय चतुर्भुज का विलोम क्या होता है, देखिए मतलब देखिए कोई भी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कब होता है, जब देखिए चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए क्या होना पड़ता है कि उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि उस चतुर्भुज के चारों जो बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु है, वो वृत्त के परिधि पर होना चाहिए, बराबर है ना? तो जब चतुर्भुज चक्रीय होगा, ओके, तभी उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो डेफिनेटली वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। हाँ, बराबर। अगर मैं कहता हूं कि प्रिया एक लड़की है, हाँ, प्रिया एक लड़की है, समझ में आया? तो प्रिया, आगे मैं पूछता हूं कि प्रिया क्या है, तो आप बोलोगे ना लड़की है। हेलो, समझ में आया बच्चे मैंने क्या कहा? सर उनका जब माइक म्यूट हाँ। हो गया। सर अभी सेशन को यहीं फिनिश करते सर, बहुत सारा हो गया। बच्चों को होमवर्क दे सकते सर आप। हाँ बच्चों देखिए, तो ये जो मैंने आपको 4 सम सिखाए हैं प्रश्न संग्रह 3.4 के, अब प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जो आपका मिसलेनियस है इस चैप्टर का, आई थिंक सो ये लास्ट एक्सरसाइज था इस चैप्टर का, क्योंकि इसका अगला जो एक्सरसाइज है वो ओमिटेड है। तो इस सवालों से, इन चारों सवालों से रिलेटेड जो भी सवाल है इस मिसलेनियस में, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में, आप उसको सॉल्व करिए, ओके, और सॉल्व करके आप उसको भेजिए जहां भी अवेलेबल हो, जो साइट जहां पे आपको भेजना